नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे आयुर्वेदिक के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज फार्माकोलॉजी के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जो बेसिक हम लोगों ने फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हम सिस्टम वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है या फिर जिन दवाइयों के बारे में आपको पहले से पता है, थोड़ा बहुत थॉट है, आपने देखा है, तो शुरुआत में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ईजी हो समझने में और आपकी रुचि भी बनी रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट हम लोग इसमें देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी दवाइयाँ इसके बारे में आप जनरली आप जानते हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, आपने यूज किया है, आपने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग इसको समझें, और ये स्टार्टिंग फेज का है, तो स्टडी के लिए ये यहाँ से शुरुआत सही रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक डिजीज होती है जिसको आप लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है? पेप्टिक अल्सर ये स्टमक से रिलेटेड बीमारी है। देखिए, पेप्टिक अल्सर अकर्स इन द पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट जो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, विच इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन। तो जो गैस्ट्रिक एसिड है ये कहाँ मिलता है? हम लोग के स्टमक में। और जो उससे रिलेटेड पार्ट, जब वो स्टमक से आगे बढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, जिसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। तो उसका ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है, अक्सर वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं। अल्सर का जो लिटरल मीनिंग है वो समझिए छोटे छोटे घाव होते हैं। जैसे आपने माउथ अल्सर देखा होगा, तो क्या होता है, वहाँ की म्यूकोसा लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है। और वहाँ पे जो भी एसिड या इस तरह से जो भी उसके मैकेनिज्म है, जो उससे जिसे वो डिफेंसिव की तरह कार्य कर रहा था, क्या होता है, अंदर की लेयर जो है एक्सपोज हो जाती है। उस एक्सपोजर के होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। ठीक, यानी छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। और अगर इनका ट्रीटमेंट शुरुआत में न किया जाए और ये लंबे समय तक बना रहे, तो परफोरेशन तक इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। तो बहुत ख़तरनाक होता है, डेड भी हो सकती है। इसलिए इसमें हमें क्या करना होता है, इसका मैनेजमेंट हमको देखना होगा कि किस प्रकार से या तो डिफेंसिव लेयर को हम लोग मजबूत करें, और या तो जो एग्रेसिव हैं, मतलब जिनकी वजह से हो रहा है, उनको हम लोग किसी तरह कम करें। तो देखते हैं, द एटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर इज नॉट क्लियरली नोन। तो जो मॉडर्न फार्माकोलॉजी है या मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें अक्सर क्या होता है, संभावनाओं पे विचार किया जाता है। तो अक्सर बीमारियों के साथ में आपको ये हमेशा नॉन इटियोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा, लगभग 70-80% डिजीज के साथ। तो उसको हमको एज ए इंफॉर्मेशन ही लेना है, क्योंकि इसका कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पता है क्या मैकेनिज्म वो पता है, लेकिन एक रास्ता खुला हुआ है कि और भी थ्योरी और भी रिसर्च आ सकते हैं। तो हम उसको देखते हैं। द रिजल्ट प्रोबेबली ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव। एग्रेसिव क्या है? एसिड है, पेप्सिन है, बाइल है, और एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके स्टमक में जो हैं, ये स्टमक में आपके, मान लीजिए इसके अंदर है, स्टमक के अंदर ये सब क्या है, ये एक तरीके से एग्रेसिव हैं, जो इसकी म्यूकोसा वॉल को डैमेज करना चाहते हैं। ठीक। और इस एक्सपोजर से बचाने के लिए क्या होता है, वहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, हाई म्यूकोजल ब्लड फ्लो होता है, और इनेट रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूकोजल सेल। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इस वॉल को, इस एसिड के, एसिड या पेप्सिन या बाइल या एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से जो भी डैमेज होने वाला है, उससे ये बचाने का कार्य करती हैं। तो इनके अगर डिफेंसिव और एग्रेसिव मैकेनिज्म में अगर कहीं कमी आ जाए, यानी कि अगर एग्रेसिव ज़्यादा हो गया, डिफेंसिव कम हो गया, तो क्या होगा, वहाँ पे अल्सर बन जाएगा, छोटे छोटे यहाँ पे घाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, दो तरह का अल्सर होता है। पहला होता है गैस्ट्रिक अल्सर। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है जनरली कहाँ मिलता है, ये आपका स्टमक में मिलेगा। ड्यूडनल अल्सर जो होता है, सेकेंड टाइप ऑफ अल्सर होता है, ये कहाँ मिलता है, आपको ड्यूडनम पार्ट में मिलेगा। तो इसमें देखिए, जनरली एसिड सिक्रीशन इज नॉर्मल और लो,
जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है। वाइल डिफिशियंट म्यूकोजल डिफेंसेस, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड तो ज़्यादा नहीं बन रहा है, लेकिन क्या है कि जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है यानी कि म्यूकोजा लेयर है वो वीक हो गई है, वो उसको क्या है कवर नहीं कर पा रही अच्छे से, और वहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा जैसे वहाँ पे आपका अल्सर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पेयर्ड म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन। तो इनकी कमी से क्या होगा, डिफेंस हो गया आपका वीक, और डिफेंस वीक होने से क्या हुआ, जो एग्रेसिव फैक्टर थे उन्होंने क्या किया, वाल्व को डैमेज कर दिया। सेकेंड तरह का अल्सर होता है ड्यूडनल अल्सर। एसिड सिक्रीशन यहाँ पे हाई होता है इन अबाउट हाफ ऑफ द पेशेंट, बट इन नॉर्मल इन द रेस्ट। तो जैसे अननोन ईटियोलॉजी है तो जनरली जो फाइंडिंग मिलती है वो क्या होता है कि लगभग आधे लोगों में, ये मान के चलिए 50% केसेस में एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है ड्यूडनल अल्सर में। और गैस्ट्रिक अल्सर में क्या है कि या तो नॉर्मल है या लो है, यानी कि एसिड अगर हाई एसिड माना जाएगा तो वो जो डिजीज कॉज करेगा, किस टाइप का अल्सर कॉज करेगा, तो वो आंसर होगा आपका ड्यूडनल अल्सर। और जहाँ पे डिफेंस, जो म्यूकोजल डिफेंस जहाँ पे वीक हो रहा है, वो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो एक तो प्लेस से आपको क्लियर हो जाएगा, एसिड की वैल्यू से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा, मतलब दो बीमारियां ये जो हैं इनको आप याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और मेडिसिन में आप पढ़ेंगे। अप्रोच क्या हो सकता है ट्रीटमेंट का, एक कॉमन सेंस से आप बताइएगा अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले क्या है, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, एंटासिड। और तीसरे नंबर पे क्या है, अल्सर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाएँ। और चौथा जो है, जो एच पाइलोरी है, तो एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स का यूज किया जाए। तो चार तरह से आप जो है गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेप्टिक अल्सर, स्पेशली जो ड्यूबनल अल्सर होता है, इज अ क्रोनिक रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग डिजीज लास्टिंग सेवरल ईयर। द गोल ऑफ द एंटी अल्सर थेरेपी, जो आपका ड्यूबनल अल्सर होता है उसमें आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा उसमें आप देखिए क्या होगा, मतलब गोल क्या होगा। एक तो रिलीफ ऑफ पेन, पेन से राहत हो क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, अल्सर जो होते हैं बहुत पेनफुल होते हैं। और अल्सर की हीलिंग होनी चाहिए। और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ब्लीडिंग और परफोरेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लिकेशन है, इनसे हमको बचाना है पेशेंट को। और चौथे नंबर पे क्या होता है, रिलैप्सिंग का बहुत ज़्यादा वो सही रहता है, मतलब इसमें केसेस मिलते हैं, आप ठीक करेंगे, ट्रीट होगा, 2-3 महीने सही रहेगा, फिर दोबारा हो जाएगा। तो ये बार बार जो होता है रिपीट करता है, तो रिलेप्स को हमको बचाना होगा। इस तरह का उसको खान पान, डाइट, मेडिकेशन, हमें इस तरह से उनको बताना होगा कि जिससे क्या हो कि वो अपना रिलैप्स ना हो, यानी दोबारा ना हो। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा गोल क्या है, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। पहला गोल क्या है हमारा, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। जो हम लोगों ने वहाँ से देखा था, चार तरह का अप्रोच है ट्रीटमेंट करने का। तो पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। सेकेंड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड यानी एंटासिड का प्रयोग। अल्सर अल्सर प्रोटेक्टिव कुछ मेडिसिन आती हैं वो, और एंटी एच पाइलोरी ड्रग। तो ये चार चीज़ों की तरफ से आप उसको अप्रोच करेंगे ठीक ठीक करने के लिए। तो हम अभी पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो रिडक्शन ऑफ जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे H2 एंटी हिस्टामिन्स जो होती हैं। ठीक है, H2 ब्लॉकर जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फोमाटिडीन एंड रॉक्साडिडीन। तो यही वाला टॉपिक आज का हमारा है। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट वाले में, मतलब एक लेक्चर ये बनेगा, दूसरा प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर पे बनेगा, तीसरा कोलिनर्जिक ड्रग्स पे बनेगा, और चौथा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग पे बनेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंटी हिस्टामिन यानी कि H2 ब्लॉकर क्या होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आप देखिए क्या दिया है, जो सीमेटिडीन था वो प्रोटोटाइप स्टार्टिंग का था। रेंटिडीन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और फोमिटिडीन के बारे में भी आज पढ़ेंगे हम लोग, और रॉक्साटिडीन के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस ग्रुप की मेडिसिन जो है हम उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा नाम जान जाइए, क्या है, ओम्प्राजोल,
इस्मापेराजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबप्राजोल, ये आपने सुन रखा है पहले से। एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक में देखिए पिरानेजिपिन है, ठीक, और प्रोपेंथिलीन है, ऑक्सीफिनोमिनियम है, और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में क्या होता है, मीजोप्रोस्टालोल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आजकल जनरली क्या होता है, यूज में आप क्या करते हैं, जैसे H2 एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, प्रोटॉन पर इनहिबिटर देते हैं, तो ये आप जनरली आप यूज करते हैं, लेकिन आज हम इसका व्यापक जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है H2 एंटागोनिस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। दीज आर द फर्स्ट क्लास highly effective drug of acid peptic diseases but has been suppressed by the proton pump inhibitor। तो अभी तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस था पहले, लेकिन अभी क्या है, पीपीआई ही हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, फिर भी इसके महत्व हैं, हम इनको जानना है। 4H2 एंटागोनिस्ट क्या हैं, सबसे फेमस सिमेंटिडीन, रेंटिडीन, फोमाटिडीन एंड रॉक्साटिडीन। दीज आर द ड्रग्स विच आर अवेलेबल इन द इंडिया, ठीक, आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए सेमिटिडीन क्या था। सेमिटिडीन वाज द फर्स्ट H2 ब्लॉकर। क्या है ये, फर्स्ट H2 ब्लॉकर है टू बी इंट्रोड्यूस क्लिनिकली एंड डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटोटाइप, दो अदर H2 ब्लॉकर्स आर मोर कॉमनली यूज्ड इन। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आई थी वो क्या है, सेमिटिडीन थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट H2 ब्लॉकर कौन सा है आपका, सिमिटिडीन है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको कमोबेश सभी के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या है। सबसे पहले क्या है, H2 ब्लॉकेज। तो सिमिटिडीन एंड ऑल अदर H2 एंटागोनिस्ट ब्लॉक द हिस्टामिन इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, कार्डियक स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आपका जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ रहा है तो उसको वो कम करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, ये ब्लॉक द हिस्टामिन इंड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक। गैस्ट्रिक सिक्रीशन में क्या करता है, देखिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन द ओनली सिग्निफिकेंट इन वायु एक्शन ऑफ H2 ब्लॉकर इज मार्क्ड इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑल फेजेज। मतलब जो भी आप गैस्ट्रिक जो सिक्रीशंस होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं जब फिजियोलॉजी में, तो क्या होता है, कुछ बेसल होता है, कुछ साइकिक होता है, कुछ न्यूरोजेनिक होता है, कुछ गैस्ट्रिक जो कंटेंट अंदर चला जाता है, मतलब आप जब फूड वगैरह लेते हैं तो इन चार तरह के सिक्रीशन आपके बॉडी में, मतलब ये इंडक्शन है, ये इनकी वजह से सिक्रीशन होता है। तो ये क्या करता है, ये सभी फेजेज पे इक्वल प्रभाव डालता है, आर सप्रेस्ड डोज डिपेंडेंटली, बट द बेसल नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन इज सप्रेस्ड मोर कंप्लीटली। यानी कि जो रात के समय जो आपका बेसल सिक्रीशन होता है, जो लगातार निकलता रहता है, उसको ये अच्छे से कम कर सकता है। सिक्रेटरी रिस्पॉन्सेज नॉट ओनली हिस्टामिन बट ऑल द अदर स्टिमुलाई, जैसे CH, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, एल्कोहल, फूड, ये सब भी इसमें काम करता है, उन सब में भी कर सकता है, ठीक। तो जो भी हम, जैसे मान लीजिए किसी भोजन के बारे में हम सोच रहे हैं, भोजन करना, तो भी एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, वो साइकिक है, बेसल है, गैस्ट्रिक है, न्यूरोजेनिक, कभी आप बहुत टेंशन में रहते हैं उसकी वजह से होता है। न्यूरोजेनिक सिक्रीशंस भी होते हैं जब भी आप भोजन वगैरह करने वाले होते हैं। तो जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय भी आपका सिक्रीशन निकलता है, तो बहुत ज़्यादा निकल गया, ओवर निकल गया, तो क्या होगा, वो अल्सर काज कर सकता है। तो ये देखिए आपका, आगे हम लोग देखते हैं द यूजुअल अल्सर हीलिंग डोजेज। अगर आपको देना है तो क्या होगा, usual ulcer healing dose produce 60 to 70% inhibition of 24-hour acid output. The H2 blockers have anti-ulcerogenic effect. Gastric ulceration due to stress and acids is prevented. तो ये मेडिसिन अगर आप यूज करते हैं तो मतलब ये H2 ब्लॉकर, तो ये इस तरह से कार्य करते हैं, आपका 60 to 70% जो है वो 24 घंटे के अंदर आपका ये इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, अल्सर की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। अगर 24 घंटे तक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकल रहा है, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है म्यूकोजल एरिया में, तो इस वजह से क्या होता है, हीलिंग बहुत जल्दी होती है,
ठीक है, तो आगे देखते हैं। फार्मोकाइनेटिक्स क्या है? सिमेटिडिन इज एडिक्वेटली एब्जॉर्ब ओरली, यानी कि अगर आप ओरली ले रहे हैं तो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। दो द बायोअवेलेबिलिटी 60 to 80% ड्यू टू फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। तो लीवर से बाईपास होने के बाद यानी मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये लगभग 60 to 80% जो होता है वह सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है और अवेलेबल होता है आपका किसकी और इफेक्ट के लिए। तो ऑब्जर्वेशन इज नॉट इंटरफेयर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक। तो फूड है या नहीं है, तो मान के चलिए कि 60% तक आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जैसे आईवी दे रहे हैं तो वो तो 100% होता है, क्योंकि उसमें लीवर का मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट देख लीजिए, सिमेट्रिन वेल टॉलरेटेड इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट, तो ज़्यादातर सभी लोगों में अच्छे से टॉलरेट होता है। कुछ लोगों में जो है हेडक वगैरह, डिजीनेस, बॉल अपसेट, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, जनरली क्या है, ये ज़्यादा यूज किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया जा सकता है, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं आते। सिमेट्रिडिन की डोज देख लीजिए, ओरली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अल्सर हीलिंग के लिए तो उस समय क्या होगा, मेंटेनेंस डोज जो है 400 mg आप एट अ बेड टाइम देंगे। और बाद में आप अगर मान लीजिए बाद में देना है तो उसको आप कम कर सकते हैं, 200 mg भी कर सकते हैं। तो और स्ट्रेस अल्सर अगर है तो वहाँ पे 50 mg पर आवर आईवी इन्फ्यूजन आप दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। तो ये क्या है, स्ट्रेस अल्सर हीलिंग के लिए है। तो बाकी सिमेटिडिन का आप देखिए आपको मार्केट में किस मिलता कैसे है, 200 mg मिलता है, 400 mg में मिलता है, 800 mg का टेबलेट मिलता है, और 200 mg पर 2 ml का इंजेक्शन, यानी कि वायल आएगा 200 mg वाला, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये इसमें वायबिलिटी समझिए कि अगर मान लीजिए 60 या 70% है, उसी हिसाब से इसकी डोज आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलें। मोस्ट फेमस जिसके बारे में आप लोग जानते हैं वो है रेनिटिडीन। तो रेनिटिडीन जो चार अब मिलता है उसमें सेकंड नंबर पे क्या है आपका, रेनिटिडीन है। तो रेनिटिन इज अ नॉन इमिडाजोल H2 blocker। ठीक, इट हैज़ अ सेवरल डिजायरेबल फीचर कंपेयर टू सिमिटिडीन, अबाउट 5 टाइम मोर पोटेंट देन सिमिटिडीन। अब सिमिटिडीन से क्या है, ये 5 गुना ज़्यादा इसके अंदर पावर है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर ड्रग ऑफ चॉइस लेनी होगी तो अब रेंटिडीन को ही पसंद करेंगे फोमिटिडीन के बदले में। ठीक है, सिमिटिडीन के बदले में, तो बेटर है कि आप जो है आप इसी को लिखिए। दो इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल इज एंड टी हाफ of 2 to 3 hours is similar to cimetidine, a longer duration of action with greater 24 hour acid। तो अगर आप शुरुआत के 2-3 घंटे जो है ये फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट जो है वो सिमिटिडीन के जैसा ही होता है, लेकिन क्या है ये ज़्यादा समय तक इफेक्टिव रहता है। तो अल्सर हीलिंग के लिए दे रहे हैं तो सबसे पहले हाई डोज में देंगे, तो हाई डोज में क्या देंगे, 300 mg एट द बेड टाइम, या फिर 150 mg आप बीडी कर देंगे, बीडी मतलब सुबह शाम कर देंगे। तो ये आपको आप देखेंगे तो जो रेंटिडीन है जो इस नाम से आता है, जनरली रेंटेक के नाम से आता है, आप लोग जानते हैं, 150 mg, 300 mg। ठीक है, तो ये जो आती है दवा ये आप एक टाइम दीजिए, ठीक, 300 mg का, या फिर 150 सुबह शाम दीजिए। मेंटेनेंस डोज के लिए क्या है, आप 150 mg बेड टाइम दे सकते हैं। ठीक, यानी शुरुआत में आपको 300 mg देना होगा, यानी या तो एक बेड टाइम पे दीजिए 300 mg, या फिर सुबह शाम 150 mg दीजिए। और या फिर आप जो है उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले 300 mg देने के बाद नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, 150 mg एट द बेड टाइम कर देंगे। पेरेंटल डोज देना है तो 50 mg का ही है, 50 mg पर 2 ml का छोटा छोटा एम्पुल आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं एवरी 6 to 8 आवर, यानी कि 2 टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, रैपिड आईवी इंजेक्शन कैन कॉज हाइपोटेंशन, याद रखिए जब भी इंजेक्शन आप डायरेक्ट अगर लगा रहे हैं आईवी तो ये हाइपोटेंशन करता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। बाकी 0.12 0.25 mg पर केजी पर आवर के हिसाब से दिया जाता है। और स्ट्रेस अल्सर में, और गैस्ट्रोनीमा एक होता है, गैस्ट्रिनोमा में क्या होता है, इसमें आपका जो गैस्ट्रिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, उस हार्मोन के निकलने से क्या होता है
कि बहुत ज़्यादा अल्सर मतलब वो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको अधिक मात्रा में 300 mg 3 to 4 टाइम अ डे आप दे सकते हैं, यानी लगभग 1200 mg जो है आप 24 घंटे में आप दे सकते हैं। तो ये गैस्ट्रोनीमा ये एक तरीके का कैंसर स्टेज है, तो उसमें ऐसा होता है। तो बाकी आप जो नाम मार्केट में देखते हैं, अल्टेक है, जेनीटेक है, हिस्टेक है, रेनिटीन है, एसीलॉक है वेरी फेमस, और रेंटेक है, इसके तो एम्पुल और ये सब टैबलेट आपने देख रखे हैं ऑलरेडी, आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा फोमेटिडीन। फोमेटिडीन भी क्या है, उसी का आगे का, हाँ, एक मिनट। फोमेटिडीन जो है यह नेक्स्ट जो है आपका H2 ब्लॉकर है। इसमें क्या होता है, इसे लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ द हायर पोटेंसी एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्यों हम लेते हैं, ये क्या है, इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा है और लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है। और जे सिंड्रोम होता है, जो जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिड निकलता है, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है, एस्पिरेशन निमोनिया, जैसे बेड टाइम पे या बिफोर सर्जरी इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आदमी सोते समय बहुत ज़्यादा एसिड बनता है और कभी कभी उसको एस्पिरेट कर लेता है वो रिगर्गेशन के कारण, तो उससे बचाने के लिए बिफोर सर्जरी या फिर आप वैसे बेड टाइम पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये सिंड्रोम जो है इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। डोज क्या है, 40 mg एट बेड टाइम, 40 mg एट बेड टाइम, या 20 mg BD फॉर हीलिंग। ठीक, 20 mg एट बेड टाइम फॉर द मेंटेनेंस अप टू 480 mg पर डे इन। अब देखिए ये एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, इसलिए यहाँ डोज मैक्सिमम लिखी है, कब से लगभग 500 mg पर डे आप दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि जनरली डोज क्या है, 40 mg या 20 mg। तो आप देखिए जो अवेलेबल है, देखिए चाहे फेमटेक है या फिर टॉपसीड है, ये क्या है, 20 mg या 40 mg के टैबलेट्स हैं। और बाकी ये फोमसीड ये भी 20-40 mg है। तो अगर आपको शुरुआत में देना है तो आप 40 mg दीजिए, या फिर अगर 20-20 mg सुबह शाम भी दे सकते हैं। और इंजेक्शन देख लीजिए, 20 mg पर 2 ml का इंजेक्शन एक एम्पुल आएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। किस नाम से है ये, आपका फैसिड है, फोमासिड है, और जो इसका साल्ट क्या है, फोमाटिडीन है। क्या है, फोमाटिडीन। किस में यूज कर रहे हैं, जनरली हम अल्सर हीलिंग के लिए और जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम में यूज कर रहे हैं। और ये क्या है, एक तरीके का H2 ब्लॉकर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या है, रॉक्साटिडीन है। रॉक्साटिडीन है, ये भी, इसका भी फार्माकोडायनेमिक सब साइड इफेक्ट वगैरह सब रेंटिडीन के जैसा ही है, बट ये क्या है, उससे भी दोगुना ज़्यादा पोटेंसी वाला है। तो इसमें क्या है, 150 mg एट बेड टाइम दीजिए रॉक्साटिडीन, या फिर 75 mg एट BD कर सकते हैं, यानी 150 mg इसका मैक्सिमम डोज हुआ। मेंटेनेंस में आप 75 mg जो है एज अ बेड टाइम दे सकते हैं। तो क्या है, रोटेन है और जोरपेक्स है, 75 mg और 150 mg का है। ठीक, सस्टेन रिलीज वाले SR भी हैं इसमें। इस तरह के टैबलेट आते हैं, रोक्साटिडिन। ठीक, याद रखिएगा। तो आपने जो दवाइयाँ पढ़ी हैं उसमें भी रेनिटिडीन से भी ज़्यादा यह पोटेंसी वाला है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलें। यूजेज, अब यूजेज हम एक ओवरऑल में पढ़ेंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। द H2 ब्लॉकर आर यूज इन कंडीशन इन विच प्रॉफिटेबल टू सप्रेस द गैसिड एसिड सिक्रेशन। जहाँ भी आपका लक्ष्य क्या है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रोकने का है, वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूज इन अप्रोप्रिएट डोजेज आर अवेलेबल एजेंट ऑफ सिमिलर इफिकेसी। However, PPI, because of higher efficacy and equally good tolerability, have outstripped H2 blocker। तो PPI ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो गया है, फिर भी इसका महत्व है, आज भी आप यूज करते हैं, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे, अब जहाँ जहाँ यूज करेंगे तो सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसको, ड्यूबनल अल्सर में। ड्यूबनल अल्सर में देखिए यूज करेंगे, H2 ब्लॉकर रैपिड एंड मार्क पेन रिलीफ है विद इन 2 to 3 डेज, यानी 2 से 3 दिन में आपका क्या होता है, आपका पेन में आराम हो जाता है। 60 to 85% अल्सर जो है 4 वीक में हील कर जाता है।
और 70 से 95% जो है लगभग 8 वीक में हील कर जाएगा। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। ड्यूनल अल्सर में हम इसका यूज करते हैं। नॉक्टर्नल सिक्रीशन में भी यूज होता है, इसलिए हम जनरली इसको देख रहे हैं। आपका इवनिंग बेड टाइम डोज इसका बनाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं। गैस्ट्रिक अल्सर ड्यूनल अल्सर में काम करता है, वैसे ही गैस्ट्रिक अल्सर में भी काम करता है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें 50 to 75% जो है, 50 to 75% 8 वीक में हील कर जाएगा। ठीक है, और डोज रिमेन द सेम डोज रखना है। और एनसिड एसोसिएट अल्सर है बट इज लेस इफेक्टिव देन पीपीआई। तो पीपीआई तो खैर यूज करना है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस पे बनेगा। और मिजोप्रास्ट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय प्रैक्टिस में यही है। फिर भी आप जो है अगर मान लीजिए कम पैसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सस्ती दवा देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको H2 ब्लॉकर प्रीफर करना चाहिए, अगर पेशेंट के पास पेएबल नहीं है तो। ठीक, स्ट्रेस अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस है तो वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे हिपैटिक कोमा, सीवरल बर्न एंड ट्रामा है, प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी है, प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव केयर है, रीनल फेल्योर की कंडीशन, एस्पेक्सिया, न्यूनेट्रम है। इन सब में क्या होता है, गैस्ट्रिक इरोजन और ब्लीडिंग अगर दिख रहा है तो ऐसे में क्या होगा, आपको वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं H2 ब्लॉकर को। ठीक है, intravenous infusion of H2 blocker successfully prevent the gastric lesion and hemorrhage as well as promote the healing of the erosion that have occurred। तो इसका मतलब यह है कि आपको स्ट्रेस अल्सर अगर कुछ है या गैस्ट्राइटिस की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे आप H2 ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, जो कि हीलिंग को भी प्रमोट करेगा, हीमोरेज को भी रोकेगा और आपका बहुत जल्दी जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को सप्रेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ H2 ब्लॉकर। याद रखिएगा। आगे चलें। जेई सिंड्रोम याद रखिएगा, बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। जूलिंगर इल्सन सिंड्रोम होता है। इट इज ए गैस्ट्रिक हाइपर हाइपर सिक्रेटरी स्टेट ड्यू टू अ रेयर ट्यूमर सिक्रेटिंग गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन की वजह से होता है, इसमें ट्यूमर गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, इसकी वजह से। H2 blockers in high dosage control hyperacidity and symptom in many patient but PPI is a drug of choice। और डिफिनेटिव अगर इसका इलाज करना है तो उसमें हम सर्जरी ही करते हैं, लेकिन शुरुआत में आप पीपीआई के द्वारा इसको आप ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब H2 ब्लॉकर जो है यहाँ भी यूज आ रहे हैं, बाकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, पीपीआई है। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज है। सॉरी, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज है जिसको GERD बोलते हैं। टर्म याद रखिएगा, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। H2 blockers offer symptomatic relief and facilitate healing of esophageal erosion but are less effective than PPI। They are induced only in mild or stage 1 of केसेस ऑफ GERD का स्टार्टिंग का केस है तो आप वहाँ पे H2 ब्लॉकर दे सकते हैं रेदर देन पीपीआई। अगर एडवांस स्टेज आ गया है तो आप जो है उसमें आप क्या करिए, पीपीआई का प्रयोग करिए। ठीक, ये ईसोफेगस में इरोजन हुआ था, यानी गैस्ट्रिक कंटेंट जो है आपके ईसोफेगस में चढ़ के ऊपर तक आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज GERD। फिर क्या आता है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। H2 ब्लॉकर गिवन इन प्री ऑपरेटिवली। ठीक, मतलब किसी ऑपरेशन से पहले आप इसको प्रिफरली इवनिंग बिफोर आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया सर्जरी। तो जनरली अभी भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कोई सर्जरी होनी है तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, आप जो है जनरली तो हम लोग पीपीआई ही इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक दिन पहले दे रहे हैं तो सिलाक वगैरह आपको लगवा देना चाहिए पेशेंट को। तो उससे क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट होगा वो एस्पिरेट करके ऊपर नहीं आएगा और एस्पिरेशन निमोनिया से आपका पेशेंट बच जाएगा जब भी उसकी आप वो करने जा रहे हैं, क्या नाम है, सर्जरी कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसा नहीं कि अगर एक दिन पहले आप नहीं दिए हैं तो ये जो लिखा है प्रिफरली इवनिंग बिफोर, प्रिफरली तो आप इवनिंग में दे दीजिएगा, सुबह सर्जरी होनी है। लेकिन इससे क्या होगा, रात भर में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बहुत कम होगा, तो कम होगा तो एस्पिरेट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। फिर भी ड्यूरिंग सर्जरी भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप जिसको लगा सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट आएगा।
2 घंटे पहले भी लगा देंगे तो भी सिक्रीशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास ऑलरेडी इमरजेंसी नहीं है और ऑलरेडी एडमिट है तो आप उसको जो है शाम में ही क्या करिए, आप जो है उसको ये H2 ब्लॉकर का इंजेक्शन एसिलाक वगैरह 2 ठो लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अदर यूजेज में देख लीजिए, H2 ब्लॉकर हैव एडजुवेंट बेनिफिशियल एक्शन इन सर्टेन केसेस ऑफ अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया में भी प्रयोग कर सकते हैं। हु डू नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड टू द H1 एंटागोनिस्टिक एलोन। तो जब अर्टिकेरिया आएगा तो हम लोग वहाँ इसको देखेंगे कि क्या काम कर रहा है, किस तरह से। जनरली स्ट्रेस के कारण अगर मान लीजिए कुछ आपको शरीर में अगर आ रहा है, अर्टिकेरिया वगैरह हो रहा है, तो दाने पड़ रहे हैं, तो वहाँ ये रिस्पॉन्स कर सकता है एडजुवेंट के रूप में। दवाइयाँ और दे रहे हैं, साथ में इसको भी दे के आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ये इसके यूजेज हो गए। थैंक यू। और आगे का जो लेक्चर होगा आपका वो 4 स्टेज में हमने देखा था, तो अगला जो टॉपिक होगा क्या है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर है, PPI। ठीक, आपको हम दिखाते हैं कैसे हम पढ़ रहे हैं। आप शुरुआत में साथ से साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको ईजी होगा पढ़ने में। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटी जो H2 एंटी हिस्टामिन है ये हमने पढ़ लिया। सेमेंटिडीन के बारे में पढ़ लिया, रेंटिडीन के बारे में पढ़ लिया, फोमेटिडीन के बारे में पढ़ लिया, रोक्साडिटिन के बारे में पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर रेंटिडीन वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, फोमेटिडीन भी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ज़्यादातर लिखा हुआ है कि इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द PPI। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है आजकल ज़्यादा यूज में है, जैसे ओम्प्राजोल, इसम्प्राजोल, लेंसाप्रेजोल, पेंटाप्रोजोल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा अब क्या है आगे का नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर जो है क्या है। यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।